हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो को इतना शानदार रिस्पांस देने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मैसेजेस में बताया कि वो ऐसी ही सेम स्ट्रैटेजी सेट बी यानी कॉस्टिंग के एग्जाम के लिए फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम एसपीओएम सेट बी यानी कॉस्टिंग को कैसे आईसीआई मॉड्यूल से पूरा कंप्लीट करें, इस बारे में रिवीजन लेक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग के फर्स्ट चैप्टर से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ओके। तो इस चैप्टर में जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एज द नेम सजेस्ट, कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है, बस उसे बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक ट्रेडिशनल मेथड था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और फिर उसको मैनेज करना यानी कंट्रोल करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें हैं ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बारे में, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में बताया गया है कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, जो स्पेशली एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए आगे मेन पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कि जो हमने कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है उसको एनालाइज करके किस तरह हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें, दैट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये करने के लिए 3 पिलर्स बताए गए हैं, तो वो यहाँ पे दिए हैं: वैल्यू चेन, स्ट्रैटेजिक पोजीशन और कॉस्ट ड्राइवर। बात करते हैं वैल्यू चेन के बारे में, जिसे माइकल पोर्टर ने दिया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पे 2 टाइप की एक्टिविटीज बताइए, प्राइमरी और सपोर्टिंग। प्राइमरी में 5 एक्टिविटीज है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब जो रॉ मटेरियल है ना उसको संभालना, लेकिन इनबाउंड में ना परचेज करने की एक्टिविटी नहीं है, वो अलग से आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशंस, जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक कि अब फिनिश गुड्स बन गया है, उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। मार्केटिंग एंड सेल्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। साथ में आफ्टर सेल सर्विस जो बेसिकली वारंटी, गारंटी, कुछ फीडबैक देना हुआ कस्टमर को, कुछ चेंजेस कराने हुए, वो सारी चीजें। बात करते हैं अब सपोर्ट एक्टिविटीज की। तो एक क्रूशियल चीज है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बैक एंड वाली चीजें आती हैं। एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सब। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या होता है, तो इसमें आईटी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल किया जाता है। एचआर फंक्शन तो आपको सबको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और साथ में मैंने जैसा पहले बताया था कि परचेजिंग वहाँ इनबाउंड में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको सेपरेटली सपोर्ट एक्टिविटी में डाला है। क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड मटेरियल्स तक नहीं होती, इसके साथ सप्लायर्स के साथ डील, वेंडर्स के साथ डील करना, बहुत कुछ होता है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू चेन कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यू चेन में ना हम वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में हम जानते हैं। तो ये थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन चैप्टर में आगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इनसाइड में चीजें लिखी है, वैल्यू शॉप। तो वैल्यू शॉप में अब आप ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली वैल्यू चेन जो है वो मैन्युफैक्चर वगैरह वो सब चीज़ों में लगता है ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। बट वैल्यू शॉप जो है ना वो सर्विस बेस्ड पे लगता है। तो चीज़ें सेम ही है, बस थोड़े से टर्म्स अलग हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन, तो मार्केट में स्ट्रैटेजिक पोजीशन की जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल रिसोर्सेज, कंपिटेंसीज, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है कि मार्केट में कंपनी की अभी क्या पोजीशन है, किस तरह से वो अपने ब्रांड को पोर्ट्रे करते हैं, क्या वैल्यूज क्रिएट करते हैं कंपेयर टू राइवल्स। वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करी। इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो हम आगे चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इनसाइट्स काफी सारी चीजों के बारे में भी दी गई है। बेसिकली ये एक्सप्लेन करने के लिए होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम शायद काफी शॉर्ट टाइम में होने वाला होगा। इसके बाद एक ये मेंडेलो मैट्रिक्स दिया गया है, जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करता है अलग अलग टाइप के बारे में। तो कुछ होते हैं जो कम पावर वाले स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्हें मार्जिनल प्लेयर्स कहा जाता है। कुछ हाई पावर वाले होते हैं, जिन्हें इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है। तो ये मैट्रिक्स की तरह उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बताया गया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट को किस तरह से ब्रेक करके उसके अलग अलग इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो बिजनेस के डिसीजंस या चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं।
कि किस स्केल पे हम काम करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कैसा रहेगा। वहीं पे एग्जीक्यूशनल जो है ना, वो एम्प्लॉयज या फिर वेरिएबल जो कॉस्ट एक तरीके से होती है कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइंटेल, वो सारी चीजों पे बेटर, वो सारी चीजों के बारे में देखती है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक समरी जैसा दिया गया है कि कैसे आप SCM यानी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो। तो एक समरी दे देता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसे ABC कॉस्टिंग भी कहा जाता है, बेसिकली हर एक एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसको एक की ड्राइवर असाइन कर देते हैं कि इसकी, इस एक्टिविटी की ये कॉस्ट है पर यूनिट बेसिस पे या पर आवर बेसिस पे। बेंचमार्किंग मतलब एक टारगेट सेट करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि अपने राइवल्स के ऊपर हम कैसे एक्सेल कर सके। JIT मतलब कि जब ऑर्डर आता है तभी हमको ऑर्डर बनाना है ताकि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बचे। काइजन मतलब होता है कि किस तरह हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं ना, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो। टारगेट कॉस्टिंग मतलब है कि हमने कॉस्ट के लिए एक ब्रैकेट सेट किया है, इससे ऊपर की कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स तब काम आता है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हो और उसमें हमें बेस्ट आउटपुट निकालना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है ताकि हम कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी दे सकें। और वैल्यू चेन एनालिसिस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हम अपनी वैल्यू चेन जो रहती है उसको एनालाइज करते हैं ताकि कॉस्ट कम किया जा सके। अब ये ट्रेडिशनल और SCM के बीच में डिफरेंस है, बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करें। तो उसके लिए दो स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन कुछ ब्रांड्स यूज करते हैं जिनका प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूनिक होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं एप्पल का। ओके, एप्पल इसलिए एक प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक क्लास अपार्ट होते हैं। वहीं पे कॉस्ट लीडरशिप मतलब होता है कि आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट में compete करते हो। तो इसका एग्जांपल है Xiaomi, ओप्पो, वीवो। तो ये लोग कॉस्ट में compete करके आपको प्रोडक्ट अपना बेचते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो ये रिलेशन बताया गया है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम, क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड है, उसमें भी हमें 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें काफी ज्यादा पर्टिकुलर होना है कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं वैल्यू चेन एक्टिविटीज। तो वो हमने देखा ना प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू चेन के बारे में। अब ये एक्टिविटी निकाल ली या इसको बाइफरकेट कर लिया, अब क्या करना है। अब हमें देखना है कि इस पर एक्टिविटी में क्या क्या कॉस्ट एलोकेट होती है, उस पर एक्टिविटी की क्या क्या कॉस्ट है। फिर हम चेक करते हैं कि इससे कितनी वैल्यू डिराइव हो रही है। तो उसको समझाने के लिए कुछ एनालिसिस करने होते हैं। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, ये डिफरेंशिएशन, वर्टिकल लिंकेज, इसको समझते हैं। कॉस्ट मतलब बेसिकली ये देखने का कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो उसके लिए मेरे प्रॉफिट का जो एलोकेशन है कॉस्ट के लिए वो कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कि कौन कौन सी हमारी प्रोसेस है जो वैल्यू क्रिएट कर रही है, उसका पोर्शन देखा कि वो टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन है। फिर कौन सा ऐसा ड्राइवर है, यानी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, उसको हम बोल देंगे कॉस्ट ड्राइवर। और फिर उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन बना देंगे, यानी एक लिंक क्रिएट कर देंगे कि इतनी एक्टिविटी का इतना कॉस्ट लगता है। ओके, जस्ट टू एनालाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। Now let's talk about internal differentiation analysis. So differentiation basically how we can enhance the customer value. किस तरह से कस्टमर की वैल्यू को enhance कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं वर्टिकल लिंकेज। तो वर्टिकल लिंकेज बेसिकली सप्लायर्स और यूजर्स के बीच में होता है, एक तरीके का मर्जर टाइप आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम उनके साथ टाई अप करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट कम कर सके या फिर हमारे बेनिफिट्स इंक्रीज कर सकें। इसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम चैप्टर में चलते हैं तो बिजनेस मॉडल्स की बात करिए। अब बिजनेस मॉडल हम सब समझते हैं कि किस तरह एक पूरा बिजनेस का साइकिल चलता है। तो इसके बारे में एक यहाँ पे केस स्टडी टाइप बताइए, ऑस्टर वाइल्डर्स का बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसमें बताया है 4 एलिमेंट रहते हैं कॉस्ट के, 4 एलिमेंट रहते हैं रेवेन्यू के, बीच में एक वैल्यू प्रोपोर्शन रहता है जो पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता है। इसको बस समझ लो कि इसमें कुछ चीजें रहती है, बाकी एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो कॉस्ट है, रिसोर्सेज है, पार्टनर्स है, की एक्टिविटीज है, कॉस्ट वाला एलिमेंट। उसके साथ रिलेशनशिप, कस्टमर सेगमेंट, चैनल्स, रेवेन्यू स्ट्रीम, ये रेवेन्यू वाला पार्ट है। और इन दोनों कोई सिनर्जी वाला जो चीज रहता है वो वैल्यू प्रोपोजिशन से रहता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। तो अब देख रहे हैं आप 20-30 पेजेस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और लगभग इस चैप्टर में 50-52 पेजेस और है। तो फटाफट मतलब हार्डली 20 मिनट में आप पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की इनसाइट बताइए कि कैसे इसको हम इंडस्ट्री के इनसाइट के लिए यूज कर सकते हैं समझने के लिए। नॉट एट ऑल रेलेवेंट। कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल, ये अच्छा है। कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल जो होता है ना, ये बेसिकली कस्टमर को एनालाइज करता है कि कौन सा कस्टमर क्या चाहता है। तो जॉब्स मतलब कि इंपॉर्टेंट इश्यूज उनके लिए क्या है, पेन पॉइंट्स, क्या चीज उसको परेशान कर रही है, गेन्स,
क्या चीज से उनको फायदा होगा और उससे हमें भी फायदा होगा। ये एनालाइज करके हम फिर अपने प्रोडक्ट्स उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है ना, पेन रिलीवर्स, गेन क्रिएटर्स, ये सारी चीजें। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा चीजें बताया गया है ना, अननेसेसरी उसको रिपीटेटिव एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक बेसिक लेमैन अंडरस्टैंडिंग भी है ना, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, तो आप ओपन माइंड से अगर पेपर में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लिख होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी आर प्री कंडीशन फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। ये पता होना चाहिए किस तरह प्रॉफिट्स निकाल के सर्वाइव करें और सस्टेनेबल रहें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि रिमोट एनवायरनमेंट भी हो सकता है और इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी होता है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री या फिर जो एंटिटी ऑपरेट कर रही है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या क्रूशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, एथिकल, स्टीपल एनालिसिस बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं तो वो पेस्टल एनालिसिस बच जाता है, जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये सब चीजें ऐड होती हैं। ये सिर्फ एक रीडिंग मारनी है। अब इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है, तो अगेन मिस्टर माइकल पोर्टर ने एक बहुत सही चीज बताई है, जिसको बोला जाता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। तो 5, इसको समझते हैं, ये भी काफी क्रूशियल है और एग्जाम में तो पक्का आने का चांस होता है अगर इस चैप्टर से कुछ आना है तो। इस समरी में ये जो फ्लो चार्ट दिया है ना, इसमें पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या है, थ्रेट्स है ना। तो सबसे पहला तो थ्रेट होता है बायर्स का, कि बायर बार्गेन करते हैं। अब क्यों करेंगे बार्गेन, कि अगर वो लार्ज वॉल्यूम में बाय कर रहे हैं तो वो बार्गेन कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। फिर स्विचिंग कॉस्ट वगैरह भी होती है, तो वो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब सप्लायर भी जो चीज प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी अगर डोमिनेटेड बाय फ्यू कंपनीज है, मतलब कुछ ही सप्लायर्स है, तो उनके भी सप्लायर्स की भी बार्गेनिंग पावर है कि उनको कम से कम इतनी कॉस्ट तो चाहिए। बात करते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बहुत सारे टॉप जब प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स निकल आते हैं, तो वो भी एक कंपनी के लिए कंपटीशन होता है। न्यू एंट्रेंट्स तो हमेशा ही रहते हैं, जो नए नए इनोवेशंस लेके आते हैं। साथ में राइवल्स, जो एग्जिस्टिंग राइवल्स है, जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये वाले एग्जिस्टिंग राइवल्स हैं, सैमसंग, एप्पल, तो इनके बीच तो चलता ही रहता है कंपटीशन। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चैलेंजेस होते हैं, जो मिस्टर माइकल पोर्टर ने बताया। अब इसके बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोर्टर का जो 5 फोर्सेस हमने देखा ना, उसको हम स्टीपल एनालिसिस से कवर जब कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस तरह काम कर रहा है उसका पूरा आइडिया बच्चों को लग सकता है, या फिर एनालिसिस करने वाले को लग सकता है। अब मार्केट, मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस में क्या फर्क है। मार्केट तो आपको पता ही है, मार्केट का सेगमेंट मतलब इज द कैटेगरी ऑफ द कस्टमर्स, वो सेगमेंट हुआ। अब सेगमेंट होमोजीनियस हो सकता है ना, हेट्रोजीनियस हो सकता है, आइडेंटिफाइबल होता है, इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। और सेगमेंटेशन एनालिसिस, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और मार्केट सेगमेंटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है, वो बेसिकली कस्टमर के जो बेस हमने बताया ना, उसको हम सब ग्रुप्स में बांट देते हैं, अलग अलग स्ट्रैटाज में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। और प्रोडक्ट सेगमेंटेशन जैसे हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रेड्स हम उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री का की सक्सेस फैक्टर यानी KSF और CSF क्या होता है। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, उन्हीं को बोला जाता है की सक्सेस फैक्टर्स की मेन प्रोसेस क्या है। और इनका जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, कोर कंपिटेंस क्या होती है, हर बिजनेस की एक कोर कंपिटेंस होती है। तो उसके बारे में प्रहलाद एंड हैमिल ने एक एनालिसिस किया था, बताया था कि कैसे आप अपनी कोर कंपिटेंस निकाल सकते हो। तो उसके बारे में बताया था कि आपकी रेलेवेंस क्या है, इमिटेशन का जो डिफिकल्टी है, कि मतलब कोई और उसको कॉपी ना कर पाए, वो क्या है। फिर एप्लीकेशन मतलब आपकी नीश क्या है, वो कितने मार्केट्स में ओपन होता है, वो सारी चीजें, इससे आपकी एक कोर कंपिटेंस बनती है। इसके बाद अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, जैसे कि डेटा इज कंसिडर्ड एज द न्यू ऑयल, तो ये सब चीजें ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, है ना। ये एक रीडिंग आप मार सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो होती है वो इन्फॉर्मेशन मैनेज किया जाता है। आईटी मतलब तो आपको पता ही है, आईटी स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो वो एक प्लान होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करें। बेसिक इसका ये एक समरी जैसा दिया है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अब ये रिपीट होने वाली चीजें देखिए, 45 पेजेस ऑलमोस्ट हो गए हैं और अब चीजें रिपीट होना शुरू हो गई। तो जैसे वही माइकल पोर्टल का आपने 5 फोर्सेस पढ़ा था ना, तो उसका आईटी में रेलेवेंस बताया। अब ये कोई थ्योरी पेपर होता ना पहले जैसा, तो ये रेलेवेंट होता, एमसीक्यू में उतना ज्यादा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं ये अब राइवलरी, वो
प्राइमरी एक्टिविटीज। बेसिकली अगर आप ये दोबारा पढ़ोगे तो फिर आपका ये रिवीजन हो रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो अब हम आगे जाएंगे आफ्टर सेल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस अब ये सर्विस बेस्ड पे बात कर रहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे बोला गया है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज ए लीडर। तो पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो बस कॉस्ट को रिकॉर्ड वगैरह करता था। क्या करता था? स्टीवर्डशिप, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, MIS है ना, ये सब चीजें करता था। अभी क्या करने लगा है? तो अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, लीडरशिप संभालता है, टेक्नोलॉजी हैंडल करता है, बहुत सारी चीजें करता है, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ओके, डिसीजन मेकिंग। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट के आज बहुत सारे रोल्स बताए गए हैं। अब ये लेमैन उसको समझ रहा है कि आज के टाइम में क्या क्या चीजें होती है तो वो कर सकता है। अच्छा, प्रैक्टिकल इंसाइट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड इज वेरी सिमिलर टू द जापानीज गेम्बा वॉक मेथड डेवलप्ड बाय टोयोटा। तो गेम्बा वॉक पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि टोयोटा ने बनाया था, क्योंकि ऐसे कुछ टफ बनाने के लिए बीच से ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करी गई है कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। अब देखिए सारी चीजें कवर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो जो इस चैप्टर में रेलेवेंट था ना वो मैंने सारी कवर कर ली। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए, लेकिन मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग गया। और मेजर कवरेज करने के लिए जो समरी है ना, ये जो समरी चैप्टर में दी गई है एंड में, ये पढ़ लो। ये पढ़ के आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और अब एग्जाम के लिए तो 100% रेडी हो जाएंगे। सो गाइज ये था चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।